Hello students, today we are starting third chapter of your Indian Economic Development book, that is Features, Problems and Policies of Agriculture. Topic number 1 is Importance of Agriculture in the Indian Economy. Agriculture is of critical importance in the Indian economy. The fact is highlighted through the following observation. जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें मेन जो ऑक्यूपेशन लोगों का है वो एग्रीकल्चर है. मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. बट इन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक लिया है वो लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में कुछ एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इन्होंने. फर्स्ट दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज बीन रेंजिंग फ्रॉम 51 to 17% फॉर डिफरेंट ईयर्स. इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई as 51% in 1950 and 51 to 17.4% in 2016 and 17. ये जो शेयर है जीडीपी एग्रीकल्चर का जीडीपी में ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है. मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज है पहले 51 में 51% था पर ये 2016-17 तक आते आते सिर्फ 17.4% रह गया है. हाउएवर द डिक्लाइन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी डज नॉट इंक्रीज द डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी. इट ओनली इंडिकेट्स द रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. जीडीपी में एग्रीकल्चर का कम शेयर ये शो नहीं करता कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ या इसका कुछ शेयर नहीं है शेयर, पर जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर है इकोनॉमी का इसका जो ग्रोथ रेट है या कह सकते हैं इसका जो शेयर जीडीपी में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में कम हो गया. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज वीट, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स एसेट्रा. मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं वेज गुड्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ की नेसेसिटी हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, बाजरा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी. एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया. जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 121 करोड़ लोगों की भूख को ख़त्म कर रहा है या कह सकते हैं कि उनके लिए वेज गुड्स प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार का साधन. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओवर 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया. 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इंगेज है? सिर्फ एग्रीकल्चर में. मतलब ये कई लोगों के जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन है या रोजगार प्रदान करता है. फोर्थ पॉइंट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल. एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री एंड शुगर केन फॉर द शुगर मिल्स. एज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी. इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रोथ हुआ है, वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स. अब देखिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, फिनिश्ड गुड्स, उनकी डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहती है. जैसे मशीन प्रोड्यूस हुई, हार्वेस्टर प्रोड्यूस हुआ, तो वो हार्वेस्टर और ट्रैक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर. हार्वेस्टर एंड ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर मशीन्स आर डिमांडेड एक्सक्लूसिवली बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर. दस एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी. मीन्स अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी होगी तो उससे ही हमारी इंडस्ट्री की भी प्रॉस्पेरिटी होगी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट contribution to India's international trade. India export tea, jute, cashew nuts, tobacco, coffee and spices. Export are of source of foreign exchange which India needs for the import of different goods as well as crude oil. So, ये जो contribution अपना इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर भी अपना सबसे बड़ा contribution देता है. मीन्स
इंडिया में जो चाय के बागान हैं, जूट की खेती होती है, काजुओं की खेती होती है, टोबैको की खेती होती है, कॉफ़ी की होती है, मसालों की होती है, तो इन सब का एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, उससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू द डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड की बात की हुई है, घरेलू व्यापार जिसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। दिस इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज incurred on the purchase of farm products needed by more than a billion people in India। डोमेस्टिक ट्रेड में भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ जो इंडिया में बनते हैं, उनमें जो एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनको भी लोग काफ़ी खरीदते हैं। ह्यूज एक्सपेंडिचर फार्म प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जिससे हमारा डोमेस्टिक ट्रेड भी अच्छा बना है। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्म प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सिर्फ दो वेज से जाते हैं, एक होता है रोडवेज और एक है रेलवेज। एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। And last one is wealth of the nation. A significant component of the industries of countries wealth belong to the agricultural sector। हमारी जो नेशन की वेल्थ है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट अगर किसी का है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर का। इन टर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। India, besides capital worth, crores of rupees stay invested in major and minor irrigation project। सरकार के करोड़ों रुपए सिर्फ इरिगेशन के साधन के जो इरिगेशन के लिए जो डैम्स बना रही है गवर्नमेंट, करोड़ों रुपया लगाती है उसमें सिर्फ इसलिए कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया के लोगों का वो है सिर्फ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक दिया है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं, क्या इसका नेचर है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी। ये फीचर भी कह सकते हैं या प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक हेक्टेयर लैंड में कितनी प्रोडक्शन हो सकता है उससे प्रोडक्टिविटी तय होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू द एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम एक ये टेबल 1 दी हुई है, अगर हम इस टेबल 1 से कंपेयर करते हैं तो इंडिया की कंडीशन ठीक नहीं है। राइस के प्रोडक्शन की बात की है, वीट के प्रोडक्शन की बात की है और मेज़ के प्रोडक्शन की बात की है। कंट्रीज़ ली हैं इंडिया, चाइना, वियतनाम, पूरा फिर वर्ल्ड का एवरेज निकाला, इंडिया चाइना यूके, इंडिया चाइना यूके। तो देखिए इंडिया की प्रोडक्टिविटी तीनों उसमें काफ़ी कम है। राइस के प्रोडक्शन में भी कम है, वीट के प्रोडक्शन में भी कम है और मेज़ के प्रोडक्शन में भी कम है। जबकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है। उसके बाद भी जो प्रोडक्टिविटी इंडिया की है टन्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड में, उसमें काफ़ी कम है। 3.6 है जहाँ राइस की प्रोडक्टिविटी, जहाँ चाइना और वियतनाम की 6.8 और 5.8 है। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी अन्य जो देश हैं उनके कंपैरिजन में, अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हाउ इट इज़ लो, क्यों है ये कितनी ज़्यादा लो है, इस टेबल को पढ़ के आपको समझ आएगा। लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर and backwardness of the agricultural sector implies slow growth of industry। लो प्रोडक्टिविटी बैकवर्डनेस का साइन है। अगर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ही अच्छा वर्क नहीं करेगा तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी कम हो जाएगी, उसके कारण इंडस्ट्री की ग्रोथ भी रुक जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम या फीचर्स जो है इन एग्रीकल्चर का वो है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ situation of hidden unemployment। It occurs when the number of person engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed। Suppose एक land में 1 हेक्टेयर लैंड में सपोज 5 लेबर्स की ज़रूरत है और 7 इंगेज हैं। अगर 2 को आप हटा भी देंगे तो प्रोडक्शन पे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ये डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। सो अपरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन सम आर विथड्रॉन, टोटल आउटपुट विल नॉट चेंज। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दिस रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे यहाँ का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल
अच्छी है तो प्रोडक्शन अच्छा है, रेनफॉल खराब तो प्रोडक्शन खराब, मीन्स डिपेंडेंट ऑन मानसून. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन. गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप प्रोडक्शन एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप प्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस मतलब होता है सिर्फ अपने लिए ही फार्मिंग कर पाते हैं हमारे के किसान. फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड. इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर हिज फैमिली. इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट. जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो बस अपनी फैमिली का पेट भर लें, ना कि उससे जो प्रोडक्शन हुआ उससे कुछ उसको बेच के कुछ पैसा कमाने का मोटिव उनका नहीं रहता है. इट एम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज़ नॉट अ कमर्शियल इन नेचर. बहुत ज़्यादा कमर्शियल नेचर की नहीं है फार्मिंग इंडिया में. नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट. मॉडर्न इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशियली यूज्ड. इट इज ओइंग टू द पॉवर्टी ऑफ द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया. इट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस. मॉडर्न इनपुट्स जो है, नए नए फर्टिलाइजर हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो है, इनका जजिशियस यूज़ हमारे यहाँ के फार्मर को नहीं आता है. उसके कारण प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती और वो हमेशा पॉवर्टी का शिकार बने रहते हैं. स्मॉल होल्डिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल होल्डिंग और स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए, किसानी के लिए जो फार्मर्स के पास लैंड है वो बहुत कम एरिया में है. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. स्मॉल होल्डिंग आर एन हिंड्रेंस इन द प्रोसेस इन टू वेज. अब स्मॉल होल्डिंग की वजह से दो दिक्कतें मेन होती हैं. फर्स्ट, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग. यूज़ ऑफ मशीन्स बिकम्स डिफिकल्ट. मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मशीन्स जब काम करती है तो वो लार्ज एरिया में काम करती है, स्मॉल होल्डिंग में नहीं चल पाती है. And next is marginal farming continues to view farming as a source of subsistence rather than enterprise for profit. क्योंकि इंडिया में कमर्शियल फार्मिंग है ही नहीं, मेन सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, तो कभी भी फार्मर कमर्शियल पर्पज से प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड लॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट. ज़मींदारी सिस्टम पहले इंडिया में काफ़ी चला आ रहा, अभी भी कहीं जगह पे ये चलता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, कह सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट का कारण है. Huge areas are cultivated by the tenants who are not the owner of the soil, but the bulk of the revenue is appropriated by the owners. Means काम कौन करता है? किसान काम करता है, टीनेंट काम करता है, और जो भी प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, वो सब किसको मिल जाती है? लैंडलॉर्ड को मिल जाती है. टीनेंट ऑफन गेट द बेयर मिनिमम. लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टीनेंट फॉर री इन्वेस्टमेंट. और जो किसान में जिसने काम किया है खेत में, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है री इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि पूरा जो कमाया वो किसको मिल गया? लैंडलॉर्ड को मिल गया. नेक्स्ट, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी. बिकॉज bulk of the farms in India are small in size and bulk of farming population is poor, use of backward technology become compulsive choice. क्योंकि small holdings हैं और farmers जो हैं वो भी poor हैं, तो वो उतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते कि वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके. तो आज भी वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे यूज़ कर रहे हैं, जो पुरानी टेक्निक है, बैकवर्ड टेक्निक है, उसी को यूज़ कर रहे हैं. वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टिवेटर्स ऑन कैटल पावर एंड मैन पावर रादर देन मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर मशीन्स. मतलब आज भी लोग हार्वेस्टर्स आने के बाद, ट्रैक्टर आने के बाद भी फार्मर ज़्यादातर हाथ से ही काम करवाते हैं, मतलब मैन पावर का वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन इन योर बुक, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट पॉइंट इज गिवन लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये आप अपनी जो लास्ट क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी में, यही पढ़ा होगा. सबसे बड़ा इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन. सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं है, परमानेंट साधन नहीं है. क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन आर एक्सट्रीमली डिफिशिएंट. डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वल्नरेबल. Good rainfall brings good harvest, while drought means सूखा. ड्रॉट कॉज अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट. मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रॉप फार्मिंग या फार्मर्स टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल. अगर रेनफॉल अच्छी है तो प्रोडक्शन अच्छा है, हार्वेस्टिंग अच्छी है, और अगर सूखे की कंडीशन है, प्रोडक्शन अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूखा पड़ जाता है, तो फिर प्रोडक्शन उतना नहीं होगा. और हमारे यहाँ जो नदियों में पानी है वो भी बारिश का ही रहता है, इतने डैम्स ही नहीं है कि हम स्टोर करके रख सके आगे सिंचाई के लिए. स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल आउटपुट रिकॉर्ड द परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस की कमी. डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फेसिंग बाय इंडियन एग्रीकल्चर. फॉर बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स द स्मॉल फार्मर डिपेंड अपॉन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अब फार्मर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं मनी की, क्योंकि अलग अलग जगह बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं इंडिया में, बहुत छोटी छोटी उनकी बहुत कम उनकी ज़मीन है,
तो स्मॉल फार्मर्स की जो फंड्स की डिमांड है, फाइनेंस की डिमांड है, जनरली वो किस पे डिपेंडेंट है? महाजन्स पे, ज़मींदार्स पे या मनी लेंडर पे। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बदले में ये लोग जो हैं उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एक्सट्रीमली स्केर्स इन रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। फार्मर की जो नीड्स हैं उसके कंपैरिजन में ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, ये बहुत कम है जो फार्मर को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। Lack of finance hinders the growth of Indian agriculture. Next is conventional outlook. Conventional outlook towards farming is yet another problem of Indian agriculture. Despite innovative farm technology and farm management practices, Indian farmers continue to rely on a conventional wisdom. He continue to consider farming as more as means of subsistence and less of business venture. लोगों का जो outlook है, जो outview है, वो ये है फार्मिंग सिर्फ सब्सिस्टेंस की मैटर है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो इन्होंने उतनी फार्मर ने उतनी किसानी कर ली जिससे उनका पेट भर गया, या जितना भी प्रोडक्शन आया वो उनकी फैमिली के लिए पूरा हो गया। बिजनेस वेंचर के मोटिव से वो फार्मिंग को आज भी नहीं करते। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। होल्डिंग इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड वेल, बिखरी हुई है। स्मॉल होल्डिंग डू नॉट अलाउ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। स्कैटर्ड होल्डिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग जगह पे लोग, किसान के पास खेत है, एक यहाँ एक जगह पे है तो अगला 10 किलोमीटर के बाद, तीसरा 20 किलोमीटर के बाद। तो ऐसे में क्या होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो फार्मर उस अपने जो खेत हैं उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीरियन रिलेशन। एग्रीरियन रिलेशन रेफर टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की, टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच जो रिलेशन है वो कभी अच्छा नहीं रहा। मोस्ट लैंडलॉर्ड आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्व्स, रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम, दे टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टीनेंट। क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो किराए पे टीनेंट को दे देते हैं। टीनेंट कौन हुआ? जो टिलर ऑफ द सॉइल, मतलब जो मेन खेत में काम कर रहा है, उनको किराए पे दे देते हैं और उसके बदले में उनसे हाई रेंट लेते हैं, हाई चार्जेस लेते हैं। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो पूरा उनका रेंट में ही चला जाता है, उनके पास हाथ में री इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम जो एग्रीकल्चर के लिए है वो ऑर्गेनाइज नहीं है इंडिया में। Agricultural marketing system is highly unorganized. A vast majority of the small farmer continue to sell their output in the local market at reduced rate. क्या कर रहे हैं फार्मर्स, क्या करते हैं जनरली फार्मर, हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, उनका जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है, वो लोकल मार्केट्स में रिड्यूस रेट में सेल कर देते हैं। तो जो उनका कॉस्ट है वो भी नहीं निकलता। टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस इज देयर अ कंपल्सन, दे आर ऑब्लिग्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द महाजन्स एंड मनी लेंडर्स इन रिटर्न फॉर लोन्स दे रेज फ्रॉम दीज मिडिलमैन। अब ये तो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। अब इसके बाद इन्होंने बताया है, फोर्थ टॉपिक जो दिया है वो है एग्रीरियन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रिफॉर्म्स हैं, या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आए जो जिनको नाम दिया गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स है, तो एग्रीग्रेन रिफॉर्म्स क्या है? विद द व्यू टू टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म मेजर्स सिंस इंडिपेंडेंस। दीज रिफॉर्म्स आर पॉपुलरली नोन एज एग्रीरियन रिफॉर्म्स। एक फ्लो चार्ट होगा आपके सामने, 3 रिफॉर्म्स हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे एक तरह से, सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड नेक्स्ट इज जनरल रिफॉर्म्स। फर्स्ट टेक्निकल रिफॉर्म्स, इसमें HYV सीड्स का यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। सेकंड है और भी आगे हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसमें जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको बंद किया गया, जो बीच में काम करते हैं ना जो लोग फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, उन सबको हटा दिया गया, गवर्नमेंट का और फार्मर का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और इसके बाद नेक्स्ट दिया है जनरल रिफॉर्म्स। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें जनरल रिफॉर्म्स में चली जाएंगी। इन व्हाट फॉलोज वी अटेम्प्ट टू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस रिफॉर्म। अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि इनके क्या ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है इन रिफॉर्म्स की। Topic number 1 is technical reforms. Following steps have been taken by the government to upgrade the level of technology. Use of HYV seeds, high yielding variety seeds. Since 1965, high yielding variety seeds have replaced the conventional varieties. HYV seeds especially relating to wheat, bajra, rice, maize, ज्वार एंड कॉटन, सबसे ज़्यादा इनके ही सीड्स HYV सीड्स यूज़ किए जा रहे हैं।
have led to substantial rise in the crop productivity. This breakthrough is popularly known as green revolution और यही green revolution है. HYV सीड्स का यूज़ करना हाई यील्डिंग वैरायटी जो पैदावार है वो 10 गुना तक बढ़ जाएगी, एक बीज से 10 गुना तक पैदावार बढ़ सकती है, वो कहलाते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेटअप, ये एक इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है इंडिया में टू प्रमोट एंड ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स. इन 2015-16 नियरली 304 lakh quintals of certified seeds were distributed among the farmers in different parts of the country. Next is use of chemical fertilizers. Chemical fertilizers are being increasingly used to enhance the productivity. Use of chemical fertilizers has been considerably increased over time. In 2015-16, nearly 267.5 lakh tons of chemical fertilizers were used. Next is use of insecticides and pesticides for crop production. कीटनाशकों का यूज़ किया गया. Steps have been initiated to protect the crops against disease and insects by using insecticides and pesticides. 14 central plant protection center have been set up in this respect. For plant protection, integrated pest management program was adopted along with the adoption of HYV technology. Next is scientific farm management practice. साइंटिफिकली मैनेज किया गया फार्म्स को. स्ट्रेस हैव बीन लेड डाउन ऑन द साइंटिफिक कल्टिवेशन एज अगेंस्ट कन्वेंशनल फार्मिंग. Scientific methods of farming relates to selection of crop and their quality, preparation of soil, rotation of crops, selection of seeds, use of fertilizers besides other. मतलब इन्होंने साइंटिफिक फार्मिंग मेथड मतलब होता है कि सॉइल के हिसाब से कौन सी यहाँ क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्या क्वालिटी होनी चाहिए सॉइल की, रोटेशन होना चाहिए क्रॉप का. रोटेशन मतलब अगर जैसे अभी वीट का प्रोडक्शन हुआ है तो अगले सीजन में अब कोई और क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो, वीट का ही ना हो क्योंकि अब प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रह जाएगी लैंड की. तो ये सब साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर आती है. इन दिस कनेक्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. Also, integrated rural development program has been launched to speed up the process of agriculture growth. Next is given point, that is mechanized means of cultivation. Several measures have been taken to spread the use of mechanized means of cultivation to enable the small farmers to buy agricultural machine. Cheap credit facilities are provided by the cooperative societies, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एजेंसीज. क्या किया गया कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, उनको भी एग्रीकल्चरल मशीन्स मिल सकें, उसके लिए उन्हें चीप क्रेडिट फैसिलिटी, सस्ते दामों पे लोन प्रोवाइड किया गया. कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा यह स्मॉल और मार्जिनल फार्मर एजेंसी सेटअप की गई. रीजनल रूरल बैंक, मध्यान्ह ग्रामीण बैंक्स लॉन्च किए गए. कमर्शियल बैंक्स ने भी हेल्प की फार्मर्स की, ताकि कल्टिवेशन के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो कम ना पड़े. नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थे वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट इज अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज मतलब वो लोग होते हैं जो बीच में काम करते हैं गवर्नमेंट और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में. इंटरमीडियरीज मीन्स बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टेलर्स ऑफ द सॉइल नोन एज जमींदार हैव बीन अबोलिश्ड. उनका सिस्टम खत्म कर दिया गया. ऑनरशिप राइट हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली टिल द सॉइल. सॉइल मतलब कहना चाहिए ज़मीन उसी के नाम कर दी गई जो एक्चुअली उन पर काम करता था. दिस हैज़ बीन डन विद द व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर बाय द ज़मींदार. क्योंकि ज़मींदार क्या करते थे, कल्टीवेटर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की स्कीम. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रेंट to put an end to the excessive and illegal extortion from the cultivator. Rents have been fixed. अब ज़मींदार क्या करते थे, कल्टीवेटर्स को क्या करते थे, किराए पे ज़मीन दे देते थे और मनमाना किराया उनसे वसूलते थे. तो गवर्नमेंट ने उसमें भी क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक रेगुलेशन बना दिया, एक प्रॉपर रूल तैयार कर दिया कि दीज आर नॉट, रेंट मस्ट नॉट एक्सीड टू द 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप. क्रॉप की जो भी वैल्यू होगी उससे एक तिहाई से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते हैं, कम ही लेंगे. नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड ऑफ होल्ड. With the view to reducing fragmentation, steps have been initiated for the consolidation of holding. Consolidation is a practice to allot land to the farmer at one place as a replacement for his scattered holding here and there. जैसे किसी किसान की अलग अलग जगहों पे ज़मीन पड़ी हुई है तो वो सारी ज़मीन का कैलकुलेशन किया कि इसके नाम पे अलग अलग जगह पे कितनी ज़मीन है और एक जगह पे उसे उतनी ज़मीन दे दी गई. तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है कि जो फ्रेगमेंटेशन था ना कि अलग अलग जगह पे ज़मीन है, उसको कम करने के लिए एक जगह पे एक
फिक्स प्लेस पे उसे ज़मीन दे दी गई कि आपको वो सारी स्कैटर्ड ज़मीन के बदले ये एक ज़मीन दी जाती है, आप इससे प्रोडक्शन करिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। नेक्स्ट, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। विद द व्यू टू प्रमोट इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज। सीलिंग मीन्स फिक्सेशन ऑफ लैंड एरिया। गवर्नमेंट कर चुकी है। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग मीन्स इक्वलिटी लाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में इक्वलिटी लाने के लिए क्या किया था गवर्नमेंट ने, लैंड होल्डिंग की फिक्सेशन की कर दी थी। सीलिंग ऑन होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल एंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन। जैसे सपोज मेरे नाम पे अगर कुछ लैंडिंग है तो वो फिक्स रहेगी कि आपके नाम पे इतनी ही लैंड फिक्स रहेगी या आपकी फैमिली के नाम पे इतनी लैंड रहेगी, उससे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। The surplus land has been resumed by the government and redistributed among small holders or landless labor। अगर एक्स्ट्रा कोई ज़मीन आपके पास है तो वो गवर्नमेंट ने क्या अपने अंडर में ले ली थी और उन लोगों को, उन स्मॉल लैंडर्स को दे दी थी, होल्डर्स को दे दी थी जो लैंडलेस लेबर थे, उनको अलॉट कर दी थी वो ज़मीन। Next point is cooperative farming. Cooperative farming is encouraged to enhance bargaining power of the smallholder. Together they can buy inputs at lower price and sell their produce at the higher price. Next is general reforms. General reforms में जो general फैसिलिटीज़ थी वो इम्प्रूव की गई। फर्स्ट इज़ एक्सपांशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। विद द व्यू टू रेजिंग द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इरीगेशन फैसिलिटीज़ have been expanded. Several major and minor irrigation projects have been launched by the government across different parts of the country. In 1951, barely 17% of the land was under permanent means of irrigation, permanent source of irrigation. Now irrigation is covering 45% of land under cultivation. Irrigation facilities को बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स पैसे की व्यवस्था, फाइनेंस की व्यवस्था, उधार की व्यवस्था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन set up to provide credit to the farmers at the low rate of interest. Also, rural development banks have been established to cater to credit needed of the farmers. फार्मर्स की जो क्रेडिट नीड्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स स्थापित किए गए। एट प्रेजेंट देयर आर 96,647 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एंड 768 प्राइमरी cooperative agriculture and rural development banks in India. Commercial banks have been set up for catering the credit needs of the farmers. These banks provide about 72% of total institutional credit. RRBs have been established and to further enhance the credit facilities of the farmers. सबसे important चीज़ अब मैं पढ़ रही हूँ, in 1982 National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) was established to institutionalize credit facilities to the farmers at the national level. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन नाबार्ड कह सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन किस लिए बड़ा, क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्प के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ 1982 में, जो मेनली एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है फार्मर्स के लिए। इन 2016-17 लो फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी 9,59,826 करोड़। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन सेट अप established across all parts of the country. This is why, with the view to offering remunerative prices to the farmers and protect them against exploitation by the middleman farmers का exploitation ना कर सके, इसलिए regulated market establish किए गए सारी कंट्री में। These markets are governed by the market committee appointed by the government. अब ये जो markets हैं ये कौन गवर्न करता है? एक मार्केट कमेटी गवर्न करती है। जो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट. दीज सोसाइटीज इंश्योर दैट द फार्मर्स प्रोड्यूस इज ग्रेडेड एंड सोल्ड ओनली व्हेन रेम्युनरेटिव प्राइसेस इज अवेलेबल. नेक्स्ट इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी और मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी. Under this policy, government assure the minimum support price (MSP) to the farmers for his produce so as to protect him against uncertainties. मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी जो है इसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स का जो भी प्रोड्यूस होता है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट या कह सकते हैं कि मिनिमम प्राइस तो फिक्स कर रखी है ताकि कोई भी जो प्राइजेस की चेंज होता है मार्केट में, जो फ्लक्चुएशन आता है उससे जो फार्मर्स हैं उनको लॉस ना हो, अनसर्टेनिटीज़ जो है मार्केट की उसके लिए वो तैयार है. द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इज़ लोअर देन दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेन रिफॉर्म्स. ये जो 3 रिफॉर्म्स हमने पढ़े
इसमें जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज तय की थी या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, इनकी क्या अचीवमेंट मिली, क्या जैसा चाहती थी गवर्नमेंट वैसा हुआ, ये हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेट रिफॉर्म्स ग्रीन रेवोल्यूशन। द टर्म ग्रीन refers to crops and revolution reforms refers to spread. Together these terms imply spread in production. It started happening in India in the year 1967-68. Green revolution India में start कब हुआ? 67-68 में. In the year 67-68 itself, food grain production increased by nearly 25%. India became self-sufficient in the production of food grain. Green revolution आने के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था in the production of food grain. Green revolution in India is marked by two distinct phases. इसके two phases आए इंडिया में. Phase number 1 between middle 60 and 70 and phase number 2 mid 70s and mid 80s. First phase, during this phase scope of green revolution was restricted largely to the wheat and rice growing in the region of the country. Mainly जो first phase आया था green revolution का वो wheat और rice के production में आया था, मतलब जो गेहूं और चावल की जो crops थी उसमें यूज़ किया गया था green revolution का. These included the states of Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And in phase 2, during this phase, the impact of green revolution become widespread, covering most of the country and larger number of crops. Wheat और rice को छोड़ के और जितनी भी crops इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं उनमें भी फिर green revolution को लाया गया. Across both these phases, green revolution is characterized by the following features. अब green revolution के कुछ features इन्होंने बताया. First, spurt in crop productivity. There has been a substantial jump in the crop productivity. To illustrate, productivity of wheat was estimated 3216 kg per hectare in 2016-17 compared to 660 kg in 51 में सिर्फ 660 kg थी, पर अगर हम 2016-17 की बात करें तो ये कितनी हो गई थी? 3216. ये wheat के प्रोडक्शन की बात की है. इसी तरह से इनने आगे मेज़ के प्रोडक्शन को भी बताया और राइस के प्रोडक्शन को भी बताया. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंशियल राइस इन द एकरेज. एकरेज मीन्स एरिया अंडर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन का जो एरिया था वो भी बढ़ गया था. HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन शोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फैलोइंग. अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल. दिस लीड टू सब्सटेंशियल राइज इन द ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन. अब ये फैलोइंग क्या होता है? फैलोइंग मतलब क्या होता है, जैसे जो एरिया अनकल्टिवेटेड है, जिसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है. पर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमने उसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो हमारे फार्मर्स थे मेनली वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, पर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद आज हमारे फार्मर कमर्शियल फार्मिंग करने लगे हैं. अ सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस. This has prompted the farmers to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. This is the sign of growth and development. Next is change in farmers outlook. जो farmers हैं उनका एक outlook ही बदल गया. अब वो commercialization की तरफ आगे बढ़ चुके हैं. Commercialization of agriculture has caused a change in outlook of the farmers. Farming is no longer viewed as a source of subsistence. It is now considered as the commercial venture as well. जैसे लोग business करते हैं ना, अब ऐसे लोग आग तो रोकते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि अभी एक कमर्शियल वेंचर बन चुका है. नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन has been so substantial that India has started maintaining buffer stock of the food grain. बफर स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? ये वो स्टॉक होता है जो गवर्नमेंट सेव करके रख लेती है उस चीज़ के लिए, उस टाइम के लिए कि जब फार्म सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा तो तब उसको ये यूज़ कर लेती है. अ रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट हैज़ हेल्प इंडिया अचीव द ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी. अब ये जो रेवोल्यूशन या एग्रीगेट रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई थी उनका आज ये हमें बेनिफिट मिला है कि जो हमारी फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस ना रह के कमर्शियल हो गई और इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये सिग्निफिकेंट तो है, इम्पॉर्टेंट तो है, बट ये सफिशिएंट नहीं है. Owing to green revolution, there was a significant rise in crop productivity, but it was only in relation to our own record in the past compared to developed nation. अब हम जब developed nation, हाँ इंडिया ने डेवलपमेंट किया, ग्रोथ बढ़ी, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ग्रोथ बहुत स्पीडली हुई, पर डेवलप्ड कंट्री तो और तेज़ी से ग्रोथ कर गई ना, तो हम तो डेवलप्ड कंट्री से पीछे ही हुए. इन केस ऑफ व्हीट पर हेक्टेयर
productivity in India was about 3.1 tons as against 6 tons in China. China 6 tons प्रोड्यूस कर रही है और यूके 9 tons, तो हम उनसे तो अभी भी पीछे हैं. ऐसा ही राइस की फील्ड में है. Following observation highlight the limitation or failures of green revolution in India. First point is limited crops. Revolutionary rise in output due to green revolution is confined mainly to the production of food grain wheat and rice. There has been no similar rise in the production of pulses and commercial crops like jute, cotton, tea, etc. ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हमने कहा किया व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में, पर उतना इसका कमर्शियल क्रॉप्स जो जूट है, कॉटन है, टी है, इनमें उतना प्रोडक्शन में राइज नहीं हुआ या इसका यूज़ हम उतना नहीं कर पाए. नेक्स्ट इज अनइवन spread of green revolution has not been uniform across all the region. green revolution uniform नहीं रहा, एक सा नहीं रहा पूरी कंट्री में. in states like Punjab, Haryana, Maharashtra and Tamil Nadu it is made remarkable impact, but in eastern UP, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha its impact was relatively insignificant. ये जो स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ पे तो इसने अपना एक रिमार्केबल इम्पैक्ट क्रिएट किया, बट मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ईस्टर्न यूपी, इनमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिला. नेक्स्ट इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन. द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स. द गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैव इल्यूडेड दीज फार्मर्स. क्योंकि इंडिया में स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना वो नहीं मिला, बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी रिक्वायर एक्सपेंसिव इनपुट्स विच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल फार्मर्स. Next is economic divide. Thanks to green revolution, the economic divide, gulf between rich and poor farmer has substantially rise over time. जो हमारे यहाँ पुअर और रिच फार्मर की जो डिफरेंस था, खाई को और गहरा कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन ने. Poverty is widespread and indebtedness is extremely high. Loan waivers are frequently offered, yet suicides among the farmers is emerging to be a serious challenge for the government. Next, last topic is, does India need another green revolution? Of course, answer is yes. It is an undistributed fact that the gains of green revolution have been started shrinking. This is particularly true when the gains are viewed in relation to our needs and relation to wants other countries have achieved. जब हम अदर कंट्रीज़ को देखते हैं और इंडिया को देखते हैं, अपनी वॉन्ट्स को देखते हैं, तो इसके बेसिस पे तो हम आंसर यही बोलेंगे कि हाँ, हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. Following observation will prove the need for yet another green revolution in Indian agriculture. अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे ये प्रूव होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडियन एग्रीकल्चर में ज़रूरत है. प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू अदर नेशन. अगर हम अदर नेशन से अगर इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी भी लो हैं. Second, our production stocks are at the point of uncertainty. Next, most farmers in India continues to face uncertainties of weather के uncertainties अभी भी face कर रहे हैं. Next, the farmer continues to be exposed to the uncertainties of the market, which compels them focus unprofitable subsistence farming. आज भी ये कंडीशन है, uncertainties of market इतनी ज़्यादा है कि आज भी जो हमारे फार्मर हैं वो subsistence farming के लिए फोर्स किए जा रहे हैं या फोकस कर रहे हैं. नेक्स्ट, लोन वेवियर्स आर बिकमिंग अ रिकरिंग कंपल्शन. लोन वेवियर्स जो है, लोन का जो सिद्धांत है, ब्याज का पैसा, और ये कंडीशन आज भी इंडिया में फैली हुई है. अभी की इंडिया की कंडीशन देखने के बाद तो हम ये एब्सोल्युटली कह ही सकते हैं कि येस, इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन.